हेलो एवरीवन। तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे आप सभी से पूछा था कि मैं PT 365 की वीडियोस बनाऊं या नहीं। मोस्ट ऑफ यू सेड यस। तो इसीलिए मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं PT 365 की जितनी भी आएंगी बुक्स उन सभी को डिस्कस करूँगी। और अभी तक बस पॉलिटी की बुक आई है, तो आज की वीडियो में हम पॉलिटी देखेंगे। और इसमें भी मैं एक ही टॉपिक करने वाली हूँ, मतलब एक टॉपिक नहीं, एक फुल जैसे इनके सेगमेंट्स है, काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं, तो ये वाला फुल सेगमेंट करने वाली हूँ। फर्स्ट वाला इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, और बाकी एक एक करके सेगमेंट्स करेंगे दूसरी वीडियोस में। तो सबसे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि आपको इस वीडियो से क्या बेनिफिट होगा, या फिर हाउ इज़ दिस वीडियो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो देखो, सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो आपको ये होगा कि आप अगर ये वीडियोस को अच्छे से देख लोगे तो आपको ये पॉलिटी 365 पढ़नी ही नहीं पड़ेगी पूरी। आप यहीं से ये वीडियोस से आपका काम चल जाएगा। बस आपको इसको रिवीजन के लिए पढ़ना पड़ेगा प्रीलिम्स से 1 हफ्ता या फिर 2 हफ्ता पहले। और दूसरी बात यह है कि मैंने इसमें चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं, तो मैं ये हाईलाइटेड PDF डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड करके आप बस इसे रिवीजन के टाइम पे पढ़ सकते हो। अभी इसको फिर से पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस इस वीडियो को ध्यान से सुनो और अच्छे से देख लो। और दूसरा इसका बेनिफिट ये भी है कि आप इसको कभी भी देख सकते हो, खाते टाइम देख सकते हो, कभी भी फ्री टाइम में देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अलग से टाइम निकाल के देखना है। तो इसीलिए डू वॉच इट, पूरा देखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो। नाउ देखो, आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ये जो है ये सब डिस्कस करेंगे। इश्यूज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले EWS कोटा के बारे में, देन सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हेट स्पीच, सेडिशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, UAPA, फ़ोन टेपिंग, राइट टू बी फॉरगॉटन और अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़, जो छोटी छोटी न्यूज़ थी वो। तो अगर आप लोगों ने कोई भी करंट अफेयर्स मैगजीन्स नहीं पढ़ी है, साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर आपने बस न्यूज़पेपर पढ़ा है या फिर न्यूज़पेपर में भी ज़्यादा रेगुलर नहीं थे, तो भी अगर आप PT 365 को बहुत अच्छे से करते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपको प्रीलिम्स में। तो इसीलिए इस PT 365 को बहुत अच्छे से कर लो और इसको इग्नोर मत करना। और साथ साथ अपने बेसिक बुक्स तो पढ़ ही रहे हो, तो अच्छे से आपका आराम से क्लियर हो जाएगा प्रीलिम्स। ठीक है, तो हम आज का फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बारे में। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि EWS वाला बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, EWS रिजर्वेशन से रिलेटेड चीज़ें, तो इसीलिए ये टॉपिक आया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले ये देखो, ये लोग बैकग्राउंड दे देते हैं किसी भी न्यूज़ का, तो ये इनकी बहुत अच्छी खासियत है, क्योंकि इससे ना चीज़ें याद भी रह जाती है। जब आपको पता होता है कि वो न्यूज़ में क्यों था तो आपको थोड़ा बहुत याद रह जाता है। नाउ फर्स्ट थिंग इज़ कि सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसने EWS कोटा को मान्यता दे दी है। उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है 10% रिजर्वेशन फॉर EWS इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नाउ हम लोग थोड़ा सा EWS कोटा के बारे में देख लेते हैं। तो EWS रिजर्वेशंस क्या होते हैं, ये कौन सी कम्युनिटी के कमीशन के रिकमेंडेशंस पे बनाया गया था EWS रिजर्वेशन? सिन्हो कमीशन। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, आपको सिन्हो कमीशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। देन 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 से इसको लागू किया गया था। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है? 103rd। कौन सा कमीशन है? सिन्हो कमीशन। देन it provides reservations to EWS among non-OBC and non-SC ST। तो non-OBC और non-ST SC तो क्या हो गया, वो जनरल कैटेगरी हो गया। तो जनरल कैटेगरी को EWS रिजर्वेशंस देते हैं। EWS के अंदर जनरल कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन सारे जनरल कैटेगरी के लोगों को नहीं दिया जाता। इसकी कुछ क्राइटेरिया है, वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले उससे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स में चेंजेस की थी फॉर ब्रिंगिंग दिस रिजर्वेशन। तो आर्टिकल 15(6) इंसर्ट किया था एंड 16(6) इंसर्ट किया गया था। इट enables both सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्रोवाइड रिजर्वेशंस टू EWS।
तो अब देखो, एक और चीज़ यहाँ पे याद में ये रखनी है कि बस सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिजर्वेशंस नहीं देती, स्टेट गवर्नमेंट भी ईडब्ल्यूएस के अंदर रिजर्वेशन देती है। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ईडब्ल्यूएस के अंदर रिजर्वेशंस देते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद डिसाइड करने की पावर है कि वो कौन से वो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में और गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में रिजर्वेशन देना चाहती है कि नहीं ईडब्ल्यूएस के लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट इट अमेंडेड आर्टिकल 15, और आर्टिकल 15 इज क्या है? आर्टिकल 15 बेसिकली क्या है? उसमें हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं, और आर्टिकल 16 में हम गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात करते हैं। तो हमने आर्टिकल 15 को अमेंड किया, और उसमें क्या बोला कि 10% सीट्स विल बी रिजर्व्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर पीपल बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया। ठीक है, बट इट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो माइनॉरिटी एजुकेशनल स्टूडेंट्स है वहाँ पे ये रिजर्वेशन लागू नहीं होता। देन आर्टिकल 16 को भी अमेंड किया, और हमने बोला कि 10% जो पोस्ट हैं वो रिजर्व रहेगी। गवर्नमेंट जॉब में जो 10% पोस्ट हैं वो रिजर्व रहेगी ईडब्ल्यूएस सिटीजन्स के लिए। अब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशंस में कौन कौन आता है? तो ईडब्ल्यूएस में वो लोग आते हैं जिनकी ग्रॉस एनुअल इनकम इज़ बिलो 8 लाख। ठीक है, 8 लाख से कम होनी चाहिए। 5 एकड़ ज़मीन हुई तो वो लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, 5 एकड़ से कम है तो यू आर इंक्लूडेड, उतनी 5 एकड़ है तो यू आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ईडब्ल्यूएस। अगर रेसिडेंशियल फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट का तो भी आप एक्सक्लूडेड हो। अगर रेसिडेंशियल प्लॉट है 100 स्क्वायर यार्ड्स का इन नोटिफाइड म्यूनिसपैलिटीज़, तो नोटिफाइड कुछ म्यूनिसपैलिटीज़ हैं जिसे गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, जैसे मुंबई या फिर दिल्ली वगैरह जो भी हैं, तो उनमें अगर आपके पास 100 स्क्वायर यार्ड्स का घर है तो आप एक्सक्लूडेड हो, या फिर 200 स्क्वायर यार्ड्स का घर है इन अदर एरियाज़। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको समझनी है वो ये है कि इनकम के लिए है क्या है, इनकम 8 लाख से कम रहनी चाहिए। 8 लाख से ज़्यादा हुई तो यू आर एक्सक्लूडेड। 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हुई तो एक्सक्लूडेड। ठीक है, 5 एकड़ या फिर 5 एकड़ से ज़्यादा। अगर एक रेसिडेंशियल फ्लैट है ऑफ 1000 स्क्वायर फीट देन यू आर एक्सक्लूडेड। रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स इन नोटिफाइड म्यूनिसपैलिटी एंड 200 स्क्वायर यार्ड्स इन अदर एरियाज़। तो देखो, मैं चीज़ें यहाँ पे रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको यहाँ के यहीं याद हो जाए, बार बार उसको पढ़ना ना पड़े। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेते हैं आर्टिकल 15 सब पार्ट 6 किसके बारे में है। तो इट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये वीकर सेक्शंस के बारे में है, और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। बेसिकली इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट रिजर्वेशंस कर सकती है फॉर ईडब्ल्यूएस पीपल इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और आर्टिकल 16 क्या है? आर्टिकल 16 इट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी ईडब्ल्यूएस अदर देन दोज मेंशन्ड इन प्रमोशंस इन रिलेटेड टू प्रमोशंस इन अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट। तो ये गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में है और प्रमोशंस के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पे क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो ये क्रीमी लेयर किसके लिए एप्लीकेबल है? ये ओबीसी के लिए एप्लीकेबल होता है। और क्रीमी लेयर के लिए क्या क्राइटेरिया है? अ हाउस होल्ड विथ एनुअल इनकम ऑफ ₹8 लाख से ज़्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में आ जाते हो। एंड द टर्म क्रीमी लेयर वॉज इंट्रोड्यूस बाय सतानाथन कमीशन। सतानाथन कमीशन ने क्रीमी लेयर को टर्म इंट्रोड्यूस किया था क्रीमी लेयर का। और अदर कंडीशंस फॉर रिजर्वेशन, इंदिरा साहनी जजमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिजर्वेशंस टॉपिक के लिए। तो इंदिरा साहनी जजमेंट में क्या किया था? बेसिकली 50% कैप लगा दिया था ऑन वर्टिकल रिजर्वेशंस। फिर बोला था देयर शुड बी नो रिजर्वेशंस इन प्रमोशंस, बट ये तो बाद में फर्दर गवर्नमेंट ने इसको अमेंड कर दिया, अमेंडमेंट ला दिया, और ये अभी एप्लीकेबल नहीं है। अभी भी मतलब ये एप्लीकेबल नहीं है, मतलब अभी रिजर्वेशंस होते हैं इन प्रमोशंस में रिजर्वेशंस होते हैं अभी। ठीक है, नाउ रिजर्वेशंस टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। तो ये यही है इंदिरा साहनी जजमेंट में दिया था
कि 50% कैप होना चाहिए और प्रमोशंस में रिजर्वेशन नहीं होने चाहिए, बट ये होते हैं। देन अभी जो वर्डिक्ट आया है वो उस केस का नाम आपको पता होना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। उस केस का नाम क्या है? जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन डिड नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे रिजर्वेशन देना बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है, इसीलिए हम दे सकते हैं। दूसरा, AWS इज डीम्ड एज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कैटेगरी। EWS को एक अलग से कैटेगरी माना गया है, इसको SC या फिर ST या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशंस के अंदर कंसिडर नहीं किया गया। नाउ एक्सक्लूजन ऑफ SC ST एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, उसके लिए क्या बोला उनने? क्या बोला कि ये जो एक्सक्लूजन किया गया है SC ST एंड OBC का, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, ताकि डबल बेनिफिट्स ना मिल जाए किसी इंसान को। जो OBC है उसको ऑलरेडी OBC के अंदर बेनिफिट मिल रहा है रिजर्वेशन का, तो उसको EWS के अंदर रिजर्वेशंस क्यों चाहिए? तो बेसिकली इसीलिए उन लोग ने SC ST एंड OBC को एक्सक्लूड किया है फ्रॉम EWS रिजर्वेशंस। ऑल्सो रिजर्वेशंस एज अ कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब यह है कि रिजर्वेशंस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी चलना चाहिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी लागू होना चाहिए। ठीक है। नाउ यहाँ पे एक दूसरी चीज़ ये है, 50% रूल फॉर्म्ड इन इंदिरा साहनी जजमेंट। हाँ, तो अभी ये बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इसके लिए कि 50% जो कैप है इंदिरा साहनी जजमेंट में जो लगाया गया था उसको वायलेट करता है EWS जजमेंट। EWS रिजर्वेशंस इंदिरा साहनी जजमेंट में जो 50% कैप लगाया गया था उसको वायलेट करता है। तो देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो कैप लगाया गया था वो ऐसा नहीं था कि फ्लेक्सिबल नहीं है या फिर इनवायोलेबल नहीं है। तो वो ऐसा नहीं था कि ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं था। वो फ्लेक्सिबल है, वो मतलब हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं टाइम टू टाइम। और उनने ये बोला है कि ये जो 50% कैप है ये अप्लाई होता है ओनली फॉर SC ST सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड OBC एंड नॉट फॉर जनरल कैटेगरी। तो ये 50% कैप में जनरल कैटेगरी नहीं आता है। तो और रिजर्वेशन EWS के रिजर्वेशन तो जनरल कैटेगरी के लिए, तो इसीलिए ये 50% कैप को वायलेट नहीं करता है। ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा अभी EWS रिजर्वेशंस। तो चलो अभी सेकेंड टॉपिक देखते हैं जो कि है सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब ये चीज़ भी बहुत न्यूज़ में थी, तो अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है रेगुलरली तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें तो पता ही होगी, इसमें जो भी लिखा है वो सारी चीज़ें आपको पता होगी। तो यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जल्दी से देख लेते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने एक कमीशन बनाया था, जस्टिस रोहिणी कमीशन, और इस कमीशन का काम क्या था? इस कमीशन का काम था सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBCs। तो अब सब कैटेगराइजेशन की नीड क्यों पड़ी? इसकी नीड इसीलिए पड़ी क्योंकि ऐसा पाया गया कि जो कुछ ही कास्ट हैं OBC में जो सारे बेनिफिट्स ले लेती हैं रिजर्वेशन के, और बहुत सारी कास्ट को कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए ऐसा डिसाइड किया गया कि एक सब कैटेगराइजेशन किया जाएगा OBCs का, ताकि हमें पता चले कि कौन सी कास्ट एकदम पीछे है, कौन सी कास्ट ठीक ठाक है और कौन सी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। तो इसीलिए ये सब कैटेगराइजेशन के लिए बोला गया। नाउ अभी तक इस जस्टिस रोहिणी कमीशन ने रिपोर्ट नहीं दी है अपनी, और इसको फिर से एक एक्सटेंशन दे दिया है, और अब उसको बोला है कि वो जुलाई 31 2023 तक सबमिट कर सकती है अपनी रिपोर्ट। ठीक है। तो अब हम देखते हैं बाकी कुछ चीज़ें। तो देखो कमीशन बना था 2017 में अंडर आर्टिकल 340। तो आर्टिकल 340 क्या है? आर्टिकल 340 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो एक कमीशन सेट कर सकते हैं टू इन्वेस्टिगेट कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है। तो 2015 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने ये प्रपोज किया था कि हम OBC को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें, और वो 3 कैटेगरीज क्या होगी? एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस एंड बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है। तो इसमें एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में कौन से आएंगे? जो सोशल एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस
अभी सोशली, इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, जैसे कि एबॉर्जिनल ट्राइब्स, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, दोज हु हैव बीन कैरिंग ऑन विद देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस। तो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस जो अभी तक अपना कर रहे हैं, जैसे कि जो सोनार थे वो अभी तक सोनारी हैं, ठीक है, जो लोहार थे वो लोहार है, तो वो उनके ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस हैं और वो अभी तक उसी को कैरी ऑन कर रहे हैं, तो वो सारे लोग इसमें आ जाएंगे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में। देन मोर बैकवर्ड क्लासेस में कौन आएंगे, जो कंसिस्ट ऑफ वोकेशनल ग्रुप्स कैरिंग ऑन विद देयर ट्रेडिशनल एक्सपीरियंसेस, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस, ठीक है। तो इसमें कौन आएंगे, जो अपने देखो यहाँ पे क्या है, नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में, ठीक है, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हु हैव बीन कैरिंग ऑन विद देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस, और यहाँ पे है वोकेशनल ग्रुप्स हु आर कैरिंग ऑन विद देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस। तो थोड़ा डिफरेंस है, ऑल्दो इतना डिटेल में तो यूपीएससी पूछेगा नहीं, इसको बस ऐसे ही देख लेते हैं। और बैकवर्ड क्लासेस में कौन आएंगे, जो विच आर कंपेरेटिवली मोर फॉरवर्ड, ठीक है। तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए बोला था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने इन 2015। अब अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, 11 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज लाइक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटका, हरियाणा एट्सेट्रा, they already have sub categorization for OBC in state government reservations। तो उन स्टेट्स में, ये जो स्टेट्स के नाम बताए गए हैं, 11 स्टेट्स हैं इंडिया में जिनमें ऑलरेडी सब कैटेगराइजेशन है फॉर ओबीसी का इन स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं ओबीसी रिजर्वेशन का बैकग्राउंड क्या है थोड़ा सा। तो सबसे पहला फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वॉज सेटअप इन 1953। 1953 में सबसे पहले बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया था, और उसके जो हेड थे वो थे काका कालेकर, उनके अंडर बनाया गया था। देन सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन वाज अंडर बीपी मंडल, और बीपी मंडल के रिकमेंडेशंस पे ही जो अभी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशंस हैं वो दिए गए थे, जो कि है 27% फॉर ओबीसीज। फिर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आ गया था इंदिरा साहनी जजमेंट से, और 50% कैप का भी कॉन्सेप्ट आया था इंदिरा साहनी जजमेंट से, ठीक है। तो वो जजमेंट हुआ था 1992 में। नाउ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो ये पहले जब इसको सेटअप किया था, इट वाज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट, लेकिन अभी उसको हाल ही में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया है अंडर आर्टिकल 338B। और इसका कंपोजिशन क्या होता है, तो इसमें एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड। और टेन्योर क्या होता है, तो टेन्योर इज डिसाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आपको पता चल गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। अब देखते हैं कि जस्टिस रोहिणी कमीशन जो है उसका मैंडेट क्या है। तो उसको देखना है कि इट हैज़ टू एग्जामाइन एक्सटेंट ऑफ इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन, कि कैसे रिजर्वेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी एग्जिस्टिंग कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो 27% रिजर्वेशन दिया जाता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है अमॉन्ग विच कास्ट, ठीक है। फिर है दूसरा, वर्कआउट द मैकेनिज्म क्राइटेरिया नॉर्म्स एंड पैरामीटर्स इन अ साइंटिफिक अप्रोच फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। और उनको एक मैकेनिज्म क्राइटेरिया और नॉर्म्स, कुछ पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे ऑन विच बेसिस हाउ, कि हम किस तरीके से सब कैटेगराइजेशन करेंगे, अगर हम कभी करना भी चाहेंगे तो हाउ विल बी सब कैटेगराइज ओबीसीज। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। नाउ अब ये देख लेते हैं कि रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज इन लोकल बॉडीज़, अभी ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो देखो लोकल बॉडीज़ में रिजर्वेशन के लिए, ओबीसीज रिजर्वेशन के लिए ऐसा कुछ कंपलसरी प्रोविज़न नहीं है। इट इज़ अपॉन स्टेट गवर्नमेंट टू डिसाइड कि वो रिजर्वेशन देना चाहते हैं कि नहीं ओबीसीज को, बस लेकिन एससी एंड एसटीज़ के लिए इट इज़ कंपलसरी। तो यहाँ पे ये न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया था यूपी गवर्नमेंट को टू नोटिफाई इलेक्शंस इमीडिएटली विदाउट रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज। तो उनने बोला था कि जल्दी से इलेक्शंस करवा दो विदाउट वेटिंग फॉर रिजर्वेशंस फॉर ओबीसी।
तो इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है ये क्यों दिया था, क्योंकि अंडर आर्टिकल 243 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमको जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं उनको बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म करवाना पड़ता है, कंडक्ट कराना पड़ता है, और इट इज़ कंपलसरी। और हाई कोर्ट ने ये भी बोला कि जब तक ट्रिपल टेस्ट कंडीशंस विच वर मैंडेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन के कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010, जब तक ये ट्रिपल टेस्ट कंडीशन जो इस केस में मेंशन किया गया था इज़ नॉट फुलफिल्ड, तब तक हम रिजर्वेशंस नहीं दे सकते। तो ट्रिपल टेस्ट कंडीशंस क्या है? सबसे पहले एक डेडिकेटेड कमीशन बनाना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, जो गैदर करेगा डेटा ऑन बैकवर्डनेस ऑफ ओबीसी इन एवरी लोकल बॉडी। फिर स्पेसिफिक प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन देना चाहिए, ठीक है, कि किस प्रोपोर्शन में रिजर्वेशन दिया जाएगा इन ईच लोकल बॉडी। देन थर्ड क्या है? एंश्योर दैट सच रिजर्वेशन डज नॉट एक्सीड 50% ऑफ टोटल सीट्स। तो ये जो रिजर्वेशन दे रहे हैं वो 50% कैप को एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो अगर ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया मेट हो जाती है तो हम रिजर्वेशंस दे सकते हैं। तो ये हो गया रिजर्वेशंस और सब कैटेगराइजेशन के बारे में। अब देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए लॉ ला रहे थे, बिल्स पास कर रहे थे, तो इसीलिए ये भी काफ़ी न्यूज़ में था। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं पहले। प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में इन 1840 में लेक्स लॉ की रिपोर्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टैब्लिश यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर क्राइम्स, एविडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो किस चीज़ के लिए किया था? क्राइम्स, एविडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए किया था, लेकिन पर्सनल लॉ के लिए नहीं किया था। 1840 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब किया था तब, ठीक है। फिर 1941 में गवर्नमेंट ने एक कमीशन फॉर्म किया, एक कमेटी फॉर्म की, BN राव कमेटी। देखो ये 1941 है तो याद रखना बिफोर इंडिपेंडेंस है। तो BN राव कमेटी फॉर्म की थी, जिसको बोला था हिंदुफाई कोड लॉ एंड गिव वुमेन इक्वल राइट्स। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या किया है? तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स हेडेड बाय सरदार पटेल decided that securing a UCC was not within scope of fundamental rights। तो एक कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, जिसके हेड थे सरदार पटेल जी। तो उनने बोला था कि यूसीसी देना अभी हमारे स्कोप में नहीं है, फंडामेंटल राइट्स के स्कोप में नहीं है। देन स्पेशल मैरिज एक्ट था, जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, उसके तहत हम कोई भी सिटीज़न किसी भी दूसरे इंसान से शादी कर सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। इन 1955 एंड 1956 4 हिंदू कोड बिल्स को पास किया था। जितने भी हिंदू लॉज थे उनको कोडिफाई कर दिया इनटू दिस 4 हिंदू कोड बिल्स। और ये किसने पास किया था? तो नेहरू जी ने पास करवाया था। वेरियस सोशल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑल्सो एडवोकेटेड यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यहाँ पे कुछ जजमेंट्स भी दी गई हैं नीचे। ये जजमेंट्स कौन कौन सी है? शाह बानू केस, देन मिस जॉर्डन देनगे वर्सेस SS चोपड़ा, देन सरला मुदगल केस। तो ये 3 जजमेंट्स हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना करी जानी चाहिए। और अब देखते हैं थोड़ा सा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो रिसेंटली किसी प्राइवेट मेंबर ने एक बिल दिया था जिसको विच वॉज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसीलिए ये न्यूज़ में आ गया। नाउ यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? इसका मतलब ये है कि सेम सेट ऑफ सिविल रूल्स रहेंगे फॉर ऑल द सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। और ये रूल्स किसके लिए रहेंगे? फॉर पर्सनल मैटर्स। पर्सनल मैटर्स में क्या क्या आता है? मैरिज, डाइवोर्स, कस्टडी, एडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस। इन सब चीज़ों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड सिमिलर लॉज रहेंगे अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड। नाउ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहीं पे मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो हाँ, मेंशन है अंडर आर्टिकल 44 ऑफ DPSP। और इट इज़ तो DPSPs आर नॉन जस्टिसेबल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए गवर्नमेंट के ऊपर ये इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी थिंग फॉर गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट को ज़रूरी नहीं है ये लागू करना, क्योंकि DPSPs आर नॉट कंपल्सरी, ठीक है। बट दे आर गाइडलाइंस फॉर गवर्नमेंट टू गवर्न द सोसाइटी और गवर्न इंडिया।
तो यहाँ पे और दूसरी बात यह है कि पर्सनल लॉस कम अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा देख लेना प्रीलिम्स के लिए कि पर्सनल लॉस कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बैकग्राउंड क्या है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बैकग्राउंड है आर्टिकल 44। देन करंट स्टेटस ऑफ पर्सनल लॉज इन इंडिया। तो डिफरेंट अभी जो अलग अलग रिलीजन्स हैं उनके अलग अलग लॉज हैं। हिंदू पर्सनल लॉ के 4 बिल है, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट एंड हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट। ठीक है, अब ये हिंदू जो कोड बिल है उसमें हिंदू टर्म का मीनिंग, हिंदू टर्म के अंदर बस हिंदू लोग नहीं आते बट सिख्स भी आते हैं, जैन भी आते हैं और बुद्धिस्ट भी आते हैं। और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उनके कुछ अलग, वो कोडिफाइड नहीं है बट उनके कुछ अलग ही रूल्स हैं, उनके खुद के रूल्स हैं। शरियत एप्लीकेशन एक्ट एंड रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट और भी कुछ अलग अलग रूल्स हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है। और कुछ हमारे पास सेकुलर लॉज भी हैं जैसे कि है स्पेशल मैरिज एक्ट, गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट, जो कि कॉमन है सबके लिए। तो अभी इंडिया में करेंटली बस गोवा में है यूनिफॉर्म सिविल कोड और यहाँ पे पोर्तुगीज़ सिविल कोड लागू है, जो कि पोर्तुगीज़ लोग लाए थे। और जब इंडिया पोर्तुगीज़ रूल से आज़ाद हो गया तभी भी इसको हटाया नहीं, तो ये अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। हाउएवर ऐसा बोला जाता है कि ये जो कोड है इट इज़ नॉट कम्प्लीटली अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छे से देख लिया, इतनी ही चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट।